टाइम बबुआ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के 12th के एग्जाम्स में पूछा गया था 2024 में। उसको विस्तार पूर्वक हम लोग एक एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे और उसका आंसर जानेंगे। तो एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक फैलाइएगा ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। तो आपका पहला सवाल आता है कि यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिट ऑफ अ लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है कूलम पर मीटर, कूलम गुने मीटर, या मीटर डिवाइडेड बाय कूलम, या नॉन ऑफ दीज। इसमें से क्या होगा? तो आपका आंसर होता है कूलम डिवाइडेड बाय मीटर। आंसर होगा आपका कूलम डिवाइडेड बाय मीटर। तो सही आंसर हो जाएगा कूलम डिवाइडेड बाय मीटर। अगले सवाल पर आते हैं। फिर अगला सवाल है कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला? इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा आपका मीटर मास लेंथ और ये। तो इसका आपका हो जाएगा कुछ ऐसा, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि समय कम है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं, आपको डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं। भविष्य में आपको इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। फिर सवाल देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम्ब निगेटिव चार्ज इज। तो आपका कुछ हो जाएगा 5 गुने 10 का पावर 9, 5 इंटू 10 टू द पावर 19। ठीक है, 10 टू द पावर 19 कूलम का ऐसा होता है। फिर अगले सवाल पे आते हैं कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ 5 कूलम्ब आर केप्ट mutually at a distance of 5 centimeter. The electric dipole moment of a system is। देखिए समझिए बात को, इक्वल अपोजिट चार्ज है। जैसे मान लीजिए कि कोई चार्ज है इक्वल अपोजिट है और कोई डिस्टेंस पे है, म्यूचुअली डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इक्वल अपोजिट है और इक्वल भी है 5 कूलम का, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। अब म्यूचुअली कितने दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसका क्या होगा? तो कैलकुलेट करके देखिएगा फॉर्मूला ये सब पुट करके, तो आपको ये कुछ ऐसा मिलेगा 25 गुने 10 का पावर -2 कूलम्ब मीटर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, बी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, फिर अगले सवाल पर आते हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम सरफेस ऑफ अ चार्ज मेटालिक स्फीयर टू सेंटर ऑफ स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ठीक है, अगर कोई चार्ज है, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस पर, कोई सतह पर चार्ज जो है किसी मेटालिक सरफेस पर स्फीयर पर अगर घूम रहा है उसके सेंटर के पास, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा और क्या होगा इसको समझते हैं। तो इसका कुछ ऐसा होगा कि ये हर जगह जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक समान हर जगह फैल रहा है। तो क्या हो जाएगा, जीरो एट ऑल प्लेस हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मतलब 9 के बराबर नग्न हो जाएगा वहाँ पर। फिर दूसरा सवाल देखते हैं कि नंबर एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर सिचुएटेड इन अ क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम क्लोज सरफेस विल बी। क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा? क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा हमारा कुछ नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि बाहर की तरफ आ रहा है किसी क्लोज सरफेस से, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। क्या होगा, क्या रिश्ता है दोनों के बीच में? कुछ तो रिश्ता होगा। तो रिश्ता क्या है, E बराबर -dV/dr, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V/R। ठीक है, रेसिस्टेंस हो जाएगा R। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी ऑफ अ सिस्टम मेड बाय 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स केप्ट एट अ डिस्टेंस R। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में 2 डाइपोल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दोनों के बीच का दूरी क्या है? दोनों के बीच का दूरी जो है, मान लीजिए कोई है, दोनों के बीच का दूरी क्या है, R है। तो हमारा इसका आंसर किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसको देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा रेडियस जो R है वो क्यूब में हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा होगा। अब देखिए अगला सवाल, इन ब्रॉड साइट ऑन पोजीशन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। क्या होगा?
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, ब्रॉड साइड मतलब बड़े लेवल पर देखते हैं तो क्या होता है, तो बड़े लेवल पर अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा 0। और क्यों होगा, एक आसानी से एक सिंपल सा बता देते हैं, वो इसलिए होगा क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बड़े लेवल पर जब तक तो उसका जो डाइपोल होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। पिको फराड इज अ यूनिट ऑफ, पिको फराड किसका यूनिट है, पिको फराड इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, किसकी है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की यूनिट है पिको फराड। कैपेसिटी ऑफ एन कंडेंसर डज नॉट डिपेंड अपॉन, कंडेंसर का कैपेसिटी किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वो निर्भर नहीं करता है चार्जेज ऑन प्लेट, प्लेट पर जो चार्ज फैला होता है या रहता है उस पर निर्भर नहीं करता है। फिर अगले सवाल को देखिए, द कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज 1.0 माइक्रोफराड। अब उसका रेडियस क्या होगा कैलकुलेट करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा, फार्मूला पुट करके आपको देखना पड़ेगा। फिलहाल हम इतना ही बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ताकि आपको अभ्यास करने में दिक्कत ना हो और कोई दिक्कत नहीं हो। तो 9 किलोमीटर इसका कुछ होगा आंकड़ा। द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल इज, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मेटल का क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है। कोई देखिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मेटल का जो होता है किसी लिमिटेड रेंज में नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। 2 बल्ब ऑफ 40 वाट एंड 60 वाट आर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सोर्स, द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस विल बी, मतलब 2 बल्ब जो है 40 वाट और 60 वाट का, वो क्या कर रहा है, कनेक्ट है कितने वोल्टेज पे, मतलब सोर्स क्या है उसका 220 वोल्ट, और उसके बीच का अनुपात क्या होगा, उसके जो रेसिस्टेंस है उसका अनुपात क्या होगा, रेशियो ऑफ उन दोनों के रेसिस्टेंस का अनुपात हमको देखना है। तो अनुपात क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो हमारा कुछ अनुपात का आएगा, इसका कुछ वैल्यू डी, ऑप्शन होगा हमारा डी 3:2, 3:2, क्या हो जाएगा 3:2। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं। द रेसिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज 500 ओम, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव विल बी, अगर किसी वायर का तार का जो रेसिस्टेंस है वो क्या है 500 ओम है, तो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, तो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कुछ ऐसा हो जाएगा 0.002 ओम। ठीक है, 0.002 ओम मीटर इनवर्स, क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आइए फटाफट। n इक्वल रेसिस्टर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, मतलब n इक्वल रेसिस्टर, मतलब n के मान के बराबर कोई इक्वल रेसिस्टर है समान, वो क्या किया हुआ है सीरीज में और पैरेलल में, फिर पहले सीरीज में कनेक्ट है फिर पैरेलल में कनेक्ट है। अब उसका अनुपात क्या होगा मैक्सिमम से मिनिमम रेसिस्टेंस के बीच में, हमको ये ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम ज्ञात करेंगे तो हमको क्या मिल सकता है, तो हमको मिलेगा n², क्या मिलेगा n²। ठीक है, वो मिलेगा n²। अगले सवाल पे आते हैं। किरचॉफ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू, क्या होगा, किरचॉफ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू, ये हो जाएगा आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और एक बात ध्यान रखिएगा, एनर्जी जो होता है, ऊर्जा जो होता है, उसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट भी नहीं होगा और डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, और डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, मतलब ना ही बना सकते हैं ना ही इसको हम मिटा सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर जो है हमारा वो क्या करेगा, सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाएगा, संवेदना मतलब संवेदनशीलता को कैसे बढ़ाएगा उसको समझना। तो ये करता कैसे है कि जब लेंथ ऑफ वायर को बढ़ा देगा, जब लेंथ ऑफ वायर ज़्यादा होगा या होगा तो वहाँ पर इसकी सेंसिटिविटी भी हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा हमारा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं फटाफट। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ चार्ज ई, कोई ई चार्ज का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है,
वो क्या कर रहा है, पैरेलल घूम रहा है किसी यूनिफॉर्म लाइन ऑफ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड बी मैग्नेटिक फील्ड में वो घूम रहा है, वेलोसिटी जिसका भी है, फोर्स एक्टिंग ऑन, अब उस इलेक्ट्रॉन पर जो मूविंग इलेक्ट्रॉन उस पर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है कुछ आपका जीरो, कोई भी उस पर जो है बल क्या लगेगा, जीरो लगेगा, नून्य लगेगा, मतलब कोई मतलब का नहीं होगा। The nature of electron beams moving with uniform velocity in the same direction will be, अब किसी इलेक्ट्रॉन बीम का जो घूमने का नेचर है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, क्या होता है, समान होता है सभी दिशा में। तो क्या होता है, जब सभी दिशा में समान है तो क्या होगा, ये पैरेलल होगा, ये क्या होगा, पैरेलल होगा, समान है तो क्या होगा, पैरेलल होगा सभी दिशा में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है। तो इस चीज़ का हमको छोटा छोटा चीज़ है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल पर फटाफट आते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्ट एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, अब मान लीजिए कि कोई करंट कैरिंग सर्कुलर वायल है, ठीक है, इसके बीच का हमको क्या दिखना है, जैसे मान लीजिए ये है, ऐसा है कुछ, तो इसके बीच का हमको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कुछ देखना है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, सेंटर में ये देखना है, तो हमारा का परपेंडिकुलर टू द प्लेन कॉइल, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी, परपेंडिकुलर टू द, मतलब सीधे सीधे ऐसे जो हम गोलाकार बना है कि परपेंडिकुलर टू द कॉइल, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर आइए अगले सवाल पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें से कौन है जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट नहीं होता है। तो जो नहीं होता है वो कहीं का नहीं होता है, तो क्या होता है, न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर, न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, मीटर नहीं, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ करंट ऑब्टेन्ड इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब अगर किसी करंट ऑब्टेन किया हुआ कोई मूविंग कॉइल है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के प्रोपोर्शनल, ऐसे समझिए कि हमको ये बताना है कि किसी भी करंट जैसे हमको ऑब्टेन होता है, ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के, तो उसका मतलब क्या होगा, अनुपात क्या होगा, मतलब प्रोपोर्शनल क्या होगा, उसके संदर्भ में क्या होगा, क्या उसकी आंकड़ा होगा, कैसा हमको दिखेगा वो, तो वो हमको कुछ क्या दिखेगा, वो हमको दिखेगा डिफ्लेक्शन में दिखेगा। तो डिफ्लेक्शन मतलब कि जैसे आपका गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा रहता है बना हुआ, यंत्र की तरह कुछ ऐसा बना हुआ रहता है, और जब ये कनेक्ट रहता है ऐसा कुछ, तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है, ये बीच में है तो भटक के यहाँ पर आ जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, भटकाव आ जाएगा, तो क्या डिफ्लेक्शन थीटा, तो हमको थीटा में दिखता है, मतलब एंगल में शिफ्ट करता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। अब कहते हैं गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय एडिंग, अगर हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं एमीटर में, तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, तो हम जो जोड़ेंगे वो कुछ ऐसा होगा, लो रेसिस्टेंस को अगर पैरेलल में हम कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर से एमीटर की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले सवाल पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ टॉर्क, द वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, यहाँ पर दे देंगे बी वेक्टर, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, ऐसा समझना है। तो हमारा यहाँ कुछ ऐसा आता है, जब इसको हम थोड़ा कैलकुलेशन के तौर पर अगर देखते हैं तो आंसर हमारा कुछ हो जाता है क्या, ए, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग टॉर्क वेक्टर बराबर मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर गुने बी, ठीक है, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा हमारा इसका आंसर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑन ऑसिलेटिंग एनी मेटेलिक सरफेस इन द मैग्नेटिक फील्ड इट्स ऑसिलेटरी मोशन इज, क्या होगा, उसका ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा, अगर कोई मेटेलिक सरफेस पर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो उसका ऑसिलेटरी मोशन कैसा होगा, ये हमको समझना है। तो उसका ऑसिलेटरी मोशन होगा आपका डैम्पिंग, डैम्प किया होगा, डैम्पिंग होगा, ठीक है। अब अगले सवाल पे आते हैं। ऑन डिवाइडिंग एनी मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम पैरेलल टू इट्स लेंथ इनटू n इक्वल पीसेस द मोमेंट ऑफ ईच पीस विल बी, मान लीजिए किसी मैग्नेट को
हम डिवाइड कर देते हैं। उसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, पैरेलल होगा उसके लेंथ के, और n इक्वल पीस होगा, जितना पीस होगा इक्वल होगा, ठीक है। 2 पीस है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा। तो उसका मोमेंट जो है प्रत्येक पीस का क्या होगा हमको ये जानना है। तो हम उसमें क्या देखेंगे, तो हम उसमें ये पाएंगे कि उसका जो होता है m/n होता है। क्या होता है? m/n होता है, ठीक है। जो मेन था मैग्नेटिक मोमेंट उसके डिवाइड कर देंगे। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम पोल स्ट्रेंथ m इज, ये सवाल पूछा गया था। तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा? इसका हमारा आंसर कुछ हो जाएगा, इसका हमारा कुछ आंसर हो जाएगा ऐसा, ए होगा। तो इसको अगर हम थोड़ा मैथमेटिकली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइक्रो नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, इंटू m/r, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हिस्ट्रेसिस, हिस्ट्रेसिस कौन बताता है? किस मटेरियल में हिस्ट्रेसिस वाला नेचर होता है? तो वो होता है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में। किस मटेरियल में होता है? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में ऐसा पाया जाता है हिस्ट्रेसिस कर्व, जो ऐसा आरा टेढ़ा होता है। इफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया वेक्टर ds, मतलब सरफेस का वेक्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशियल, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन ds मतलब डिफरेंशियल सरफेस एरिया विल बी, क्या होगा? तो हमारा ये कुछ हो जाएगा आपका 0, क्योंकि कुछ नहीं होगा उस सरफेस पे 0 हो जाएगा, ठीक है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन, डायनेमो का जो कार्यशैली है वो किस पे निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, ठीक है। किस पे निर्भर करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम बोलते हैं EMI, जिसको बोलते हैं हम लोग EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगले सवाल पे आइए फटाफट। अ मैग्नेट इज सिचुएटेड नियर अ क्लोज कंडक्टर, करंट कैन बी प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इफ, अगर हम किसी मैग्नेट को, चुंबक को किसी कंडक्टर के समीप रख दें, पास में रख दें, तो जो विद्युत धारा है जो प्रोड्यूस होगी, प्रवाहित होगी कंडक्टर के आसपास, वो कैसी होगी और क्या होगी, किस वजह से होगी, ऐसे समझिए बात को, ठीक है। तो क्या होगा उस केस में? उस केस में ये होगा कि जो रिलेटिव मोशन होगा किसके बीच में? रिलेटिव मोशन डेवलप होगा किसके बीच में? चुंबक और कंडक्टर के बीच में। तो रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कंडक्टर, ठीक है। व्हाट इज प्रोड्यूस बाय इंडक्शन कॉइल, इंडक्शन कॉइल के द्वारा क्या प्रोड्यूस होता है? तो इंडक्शन कॉइल के द्वारा जो है हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। इंडक्शन कॉइल जो होता है उसके द्वारा हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। अगले सवाल पे आइए। एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन का एसआई यूनिट जो होता है वो हेनरी एच होता है, ठीक है। वो क्या होता है? हेनरी एच होता है। व्हाट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट इज मेजर्ड बाय हॉट वायर एमीटर, किसी भी अल्टरनेटिंग करेंट जो है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करेंट जो है, ठीक है, उसका जो वैल्यू है, ठीक है, हॉट वायर एमीटर के द्वारा कैसे मेजर किया जाता है, क्या होता है? तो उसको ऐसे मेजर कर सकते हैं कि जैसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अगर हम ले लें तो आराम से हम मेजर कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को ले लेंगे, ठीक है। अगले सवाल पे फिर आइए। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन अ फुल साइकिल, फुल साइकिल में किसी भी अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू क्या होता है? तो किसी भी फुल साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट का जो मीन वैल्यू है वो होता है आपका कुछ ऐसा, जब देखे ना हो कभी जैसा, तो वो क्या होता है? 0 के जैसा होता है। 0 भैया को आप कम नहीं समझिएगा, हर जगह पहुंचते हैं और मामला को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग साइकिल में वो 0 हो जाता है। एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन ऑफ I = 0.6 sin 100 NT। द फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज, अगर सॉल्व करके इसको देखा जाए तो इसका कुछ आसपास आएगा, 50 के आसपास ये आता है, 50 के आसपास आता है अगर सॉल्व करके इसको देखा जाए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। अगले सवाल पे आइए। करंट यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा करंट यूज होता है? तो आपका डायरेक्ट करंट जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का जो यूनिट है वो क्या होता है? रिएक्टेंस का जो यूनिट है वो होता है ओम, रिएक्टेंस का भी जो यूनिट है वो क्या होता है? ओम ही होता है। अगले सवाल पे आते हैं। इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ओ
ओ या जीरो, देन द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज, क्या हो जाएगा अगर जीरो हो तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। तो वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ए यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा नहीं होगा बाबू, कॉस फाई हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फेज डिफरेंस ले रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा, थीटा नहीं होगा, ठीक है। इन एसी सर्किट पावर इज लॉस्ट इन वनली, कोई अल्टरनेटिंग करंट का सर्किट है उसमें पावर लॉस्ट किस वजह से हो सकता है, तो जो पावर का लॉस है वो कुछ चुनिंदा वजह से हो सकता है, जिसमें से एक वजह है रेसिस्टेंस की वजह से हो सकता है। किसकी वजह से, रेसिस्टेंस की वजह से पावर का लॉस हो सकता है, क्योंकि अवरोध डालेगा, ठीक है, अवरोध होता है, विद्युत अवरोध। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय अ कैपेसिटर, कैपेसिटर के द्वारा कौन चीज़ को ब्लॉक किया जाता है, तो कैपेसिटर के द्वारा जो है इसको ब्लॉक किया जाता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो किसको ब्लॉक किया जाता है कैपेसिटर के द्वारा, तो कैपेसिटर के द्वारा जो है वो किसी और को नहीं, कुछ ही चीज़ को ब्लॉक किया जाता है, जो कि आपका कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है, एसी और डीसी दोनों के द्वारा कैपेसिटर को ब्लॉक किया जा सकता है। न ऐसा नहीं है कि एसी के द्वारा होगा, डीसी दोनों के द्वारा हो सकता है, एसी और डीसी दोनों के द्वारा हो सकता है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एनर्जी डेंसिटी क्या होगा वेक्टर बी के लिए, तो हमारा इसका एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा बाबू ए। तो इसको हम कुछ कैसे लिखेंगे, ए हमारा ऐसे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बी, ठीक है, बी स्क्वायर बाई 2 माइक्रोनॉट, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कुछ आंकड़ा। अब आइए अगले सवाल पे। द वैल्यू ऑफ माइक्रोनॉट एप्सिलॉन नॉट, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, द वैल्यू ऑफ माइक्रोनॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हम थोड़ा इसको ऐसे लिख देते हैं। ये हालांकि कंप्यूटराइजिंग टाइपिंग का इशू है, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना, तो हम लिख देते हैं वैल्यू ऑफ माइक्रोनॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस हाफ, ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा, ये पूरे का वैल्यू हो जाएगा। तो क्या आएगा, कितने सेकेंड में होगा ये, तो ये होगा आपका 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगले सवाल पे, द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग, तो कलर ऑफ स्काई किसके वजह से होता है, स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है, स्कैटरिंग की वजह से कलर ऑफ स्काई क्या है, ब्लू है। अलग अलग लाइट फॉलती है, पार्टिकल होता है, तो इस वजह से जो है हमको ऐसा दिखता है, ठीक है। आपको पता होगा कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, सबसे कम ब्लू का होता है, तो इस वजह से हमको थोड़ा सा वहाँ पे दिख जाता है। रेड क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो इस वजह से। अ लार्ज वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बाय, अगर लार्ज वर्चुअल इमेज किसी का फॉर्म करना है तो किसके द्वारा बनेगा, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। ये क्या करता है, लार्ज और वर्चुअल इमेज बनाता है। क्योंकि वर्चुअल इसलिए बनाता है क्योंकि इमेज इसका उस तरफ जाता ही नहीं है, मिरर के उस तरफ, इधर ही रह जाता है, ठीक है। पावर ऑफ टू लेंस केप्ट इन कॉन्टैक्ट आर P1 P2, द पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस विल भी क्या होगा, लेंस का पावर क्या हो जाएगा हमारा P प्लस पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा हमारा D, P1 प्लस P2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। द वेवलेंथ ऑफ विच कलर इज मिनिमम, किस कलर का वेवलेंथ जो है सबसे कम होता है, तो सबसे कम जो वेवलेंथ है बाबू वो होता है वॉयलेट का। क्यों होता है, क्योंकि कलर कोडिंग पढ़ेंगे तो VIBGOYR, ठीक है, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, ये कलर कोडिंग है, आप लोग एक बार ध्यान रख लीजिएगा। तो रेड का सबसे ज़्यादा और वॉयलेट का सबसे कम, ठीक है, रेड का सबसे ज़्यादा, वॉयलेट का कम। अब बीच वाला जैसे आप देख सकते हैं। आगे चलिए। विच कॉज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो का कारण कौन है, रेनबो का कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से रेनबो बनता है, तो रेनबो का कारण है आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, जो लाइट है वो रास्ता भटकता है, इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बेंडिंग होता है, जैसे एटमॉस्फेयर में एक बेंड यहाँ लेगा फिर यहाँ लेगा, ऐसे करते करते हमारे आँख तक ऐसे ऐसे आते आते हमको क्या दिखता है, ये रेनबो ऐसा दिख जाता है अलग अलग कलर।
इमेज फॉर्मेशन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज जो है कैसा बनता है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज है वो बनता है आपका वर्चुअल और इन्वर्टेड बनता है। तो कैसा बनता है, वर्चुअल और इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल और इन्वर्टेड, ठीक है। वर्चुअल और इन्वर्टेड मतलब छोटा और काल्पनिक, ठीक है। इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फॉर्म एट द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई, इंसान के दिमाग में जो इमेज बनता है रेटिना के पास वो किस तरह का बनता है, तो वो भी आपका बनता है लगभग रियल और इन्वर्टेड बनता है, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। आगे चलिए, कन्वेक्स लेंस इज यूज इन, आपका जो उत्तल दर्पण है वो किस में इस्तेमाल किया जाता है, लॉन्ग साइटनेस में, मतलब दूर दृष्टि, अगर किसी का आँख का प्रॉब्लम है, उसको दूर तो नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग उत्तल दर्पण भी बोलते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण भी इसको बोलते हैं, किसको, कन्वेक्स लेंस को बोलते हैं। और ये दूर दृष्टि को ठीक करने में काम आता है, लॉन्ग साइटनेस को, ठीक है। द फ्रिंग विथ द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू कोहेरेंट सोर्स इज, अगर कोई फ्रिंग है उसका चौड़ाई है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से, तो दो कोहेरेंट सोर्स क्या होगा, मतलब कैसे होगा उसकी वजह से, ऐसा समझते हैं। उसकी वजह से कुछ ऐसा होगा कि जैसे प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपके वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ के जैसा जैसा वेवलेंथ होगा उसी के हिसाब से ये काम करेगा, ठीक है। बढ़ेगा या घटेगा, अगर वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। फिर अगले सवाल को देखिए कि टू सोर्सेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज कोहेरेंट व्हेन दे आर, अगर दो सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो कोहेरेंट होता है, कोहेरेंट होता है जब क्या होता है, जब उसको लड्डू खाने का मन करता है, नहीं बिल्कुल नहीं उसको मन करता, उसका फेज क्या होता है, इक्वल होता है, उसका क्या होता है, फेज इक्वल होता है। कहने का तो बोलते हैं ना कि फेज किसी का उड़ गया, तो यहाँ फेज समान रहेगा, इक्वल रहेगा, तब ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि दो सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो क्या है, कोहेरेंट है, तो समान रूप से गुण दिखा रहा। फोटो सेल इज बेस्ड ऑन, फोटो सेल जो है किस पे निर्भर करता है, तो जो आपका फोटो सेल है वो बेस्ड है किस पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड टू 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक है, तो उसका 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। अब एक्सीलरेट कर रहा है, 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो एनर्जी जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन वो कितना होगा, तो वो एनर्जी आपका कुछ हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले सवाल पे आइए, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या कहता है, कि क्या वैल्यू होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का वैल्यू होता है लैम्डा बराबर h/mv, लैम्डा बराबर h/mv मास इंटू, ठीक है, लैम्डा बराबर h/mv, लैम्डा बराबर b, अपना नंबर हो जाएगा आपका लैम्डा बराबर h/mv, लैम्डा बराबर h/mv, ठीक है। अगले सवाल पे आइए, कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ, कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप होता है कैथोड रे, इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप होता है, ठीक है, कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगले सवाल पे आइए, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस इज, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस है, किसी का सबस्टांस का आधा जीवन होता है, हाफ लाइफ होता है, तो रेडियो एक्टिव जो कि इमिशन में बिलीव करता है उसका सबस्टांस क्या होता है, हाफ लाइफ, तो उसका हो जाएगा आपका 0.6931 बाई लैम्डा, तो क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी 0.6931 बाई लैम्डा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। आगे चलिए, एसआई यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट इज, किसी भी डीके कांस्टेंट का एसआई क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, तो उसका एसआई यूनिट होता है हर्ट, हर्ट होता है, डीके कांस्टेंट का एसआई यूनिट जो होता है वो हर्ट होता है, ठीक है। तो जब आगे चलते हैं, अगला सवाल, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम ऑफ, किसी भी एटम का जो होगा वो क्या होगा, इसको समझना है हमको, ठीक है। तो इसको हम ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, देखा 90, ठीक है, तो 90 जो आपका लिखा हुआ है वो हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे देख लीजिए, ठीक है, 90 जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, TH90 थैलियम, ठीक है, यहाँ उसका
मास हो जाएगा एटॉमिक नंबर 90 और मास हो जाएगा 230, ठीक है, थैलियम का। ऐसे देख लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम, थैलियम एटम में कितना न्यूट्रॉन्स होगा हमको ये देखना है। तो हमको क्या मिलता है, 140 होता है। क्या होता है, 140 होता है, ठीक है। आगे चलिए, पीएन जंक्शन डायोड इज यूज एज, किसके तरह यूज होता है, रेक्टिफायर की तरह, एम्पलीफायर की तरह, या ऑसिलेटर या मॉड्यूलेटर, किसके तरह यूज होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये यूज होता है किसके तरह, एम्पलीफायर की तरह यूज होता है। पीएन जंक्शन का यूज हम क्या करते हैं, एम्पलीफायर की तरह करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर की तरह यूज करेंगे इसको, तो एम्पलीफायर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलिए, इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंक्रीज इनपुट वोल्टेज, इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंक्रीज इनपुट वोल्टेज या करंट। अगर हमको इनपुट वोल्टेज या करंट यूज करना है तो हमको किसका यूज करना होगा, इसका किसका यूज करेंगे हम। अच्छा एक सेकंड, हम जो यहाँ बात किए हैं, आपका पीएन जंक्शन जो है वो यूज होता है रेक्टिफायर के लिए, सॉरी, यहाँ किसके तरह यूज होता है, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर की तरह नहीं, रेक्टिफायर की तरह। एम्पलीफिकेशन का काम आपका करता है कौन, एम्पलीफायर जो है एम्पलीफिकेशन का काम करता है किसी भी देखिए एम्पलीफिकेशन का मतलब है, इसका आंसर एम्पलीफिकेशन का, इसका मतलब है कि ये एम्पलीफाई करता है। मतलब अगर वोल्टेज का कम है, वोल्टेज का जरूरत है, वोल्टेज ज़्यादा दे देगा, बूस्ट कर देगा। अगर करंट कम है तो करंट ज़्यादा दे देगा, मतलब एडजस्ट कर देता है, ठीक है। और यहाँ जो है आपका पीएन जंक्शन वो रेक्टिफाई करता है, मतलब उसको रेक्टिफिकेशन देता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमको यहाँ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, इफ इन अ लॉजिक गेट आउटपुट y इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ इट्स बोथ इनपुट a इंटू बी ए डॉट बी, देन द गेट इज, क्या होगा। तो गेट हमको जाहिर सी बात है कि यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है, कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो हमारा गेट हो जाएगा और एंड गेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंड गेट। एंड में गुना होता है, ठीक है, और में ऐड होता है, ठीक है। आगे चलिए, द विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप इन द सेमीकंडक्टर अप्रॉक्सीमेटली। फॉरबिडन मतलब वैसा गैप जो सेमीकंडक्टर के बीच हमको देखने के लिए मिलता है, वो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। यहाँ जो दूरी होगा वो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए, द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 27 इंटू बाइनरी नंबर सिस्टम विल भी, क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा, 11 10 11 का 2√2, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगले सवाल पे आइए। तो अगला सवाल कहता है, अगला सवाल आपका कहता है, तो अगला सवाल आपका कहता है कि इन अ फुल वेव रेक्टिफायर इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट। अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो इसका इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 50 हर्ट हो जाएगा। जब 50 हर्ट होगा तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, 50 हर्ट है, देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगा, वो आपका जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो कैसा हो जाएगा। तो वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपका हो जाएगा 100 हर्ट्ज का। कितना का हो जाएगा, 100 हर्ट्ज का हो जाएगा। कितना, 100 हर्ट्ज, ठीक है, 100 हर्ट्ज। अगले सवाल को देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब धरती के सतह से सरफेस सैटेलाइट की दूरी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की दूरी कितनी होती है। तो उसकी जो दूरी होती है वो कुछ ऐसी होती है, 36,000 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। ये एक आंकड़ा है, सही गलत अलग विषय हो सकता है, ये एक आंकड़ा है कि 36,000 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एटेन्युएशन इज मेजर्ड इन। एटेन्युएशन मतलब कि नॉइज भी बोल सकते हैं, गड़बड़ी, तो वो बेसिकली आपको डेसिबल में ही देखने के लिए मिलती है। ध्वनि की बात होती है तो साउंड का ही पार्ट है एटेन्युएशन, ठीक है, जब कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं। द डिवाइस विच वर्क ऑफ बोथ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों के साथ काम करता है। तो वो डिवाइस होता है आपका मॉडेम। वो कौन सा डिवाइस होता है, मॉडेम, जो किसके डिमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन दोनों के साथ काम करता है। तो ये रहा आपका कुछ आज का विषय। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर 2024 का फिजिक्स में भौतिक शास्त्र में पूछा गया सवाल है, बिहार बोर्ड 12th के एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में। आप इसको एक बार रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं ध्यान से। ज़्यादा विस्तार से हम आपको नहीं बताए हैं क्योंकि समय की अभाव है, ठीक है। आगे चल के भविष्य में इसको और अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे एक एक पॉइंट को,
और लगातार आपको बहुत सारा वीडियो आएगा, टॉपिक वाइज आएगा, चैप्टर वाइज आएगा, तो आपको ध्यान से उसको सिर्फ रिवीजन करना है, सुनते रहना है, देखते रहना, दिमाग में बैठ जाएगा, सवाल आपके सामने आएगा, आप चुटकी में उसको क्या करिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, एकदम एकदम फटाफट उसका हल आप निकाल दीजिएगा। और जितना नंबर है एकदम सटीक नंबर आप लोग क्या करिएगा, उठा लीजिएगा, एकदम आपको नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इतना ही कुछ करना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है, और फॉलो कीजिए, शेयर सब्सक्राइब फॉलो, और ज़्यादा से जो भी सुझाव देना है एकदम आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।